डोनाल्ड ट्रंप ने 26% का टैरिफ लगाया है इंडिया पर, इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर। तो अब क्या सारे सेक्टर्स यहाँ पे लॉस में जाने वाले हैं? क्या सारी इंडस्ट्रीज को लॉस होने वाला है? हमारे पोर्टफोलियोज बिल्कुल क्या नीचे ही जाते रहेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी भी बन रही है बहुत अच्छी? कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो रहा है, या कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेचारे 10% 20% वो नीचे चले गए हैं। तो ये सारी चीजों पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। मेरा नाम है विशाल, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। एंड यहाँ पर हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस टॉपिक पर अभी तक हजारों आर्टिकल्स आ चुके हैं, हजारों वीडियोस भी बन चुके होंगे, आपके पास शॉर्ट्स भी आ रहे होंगे। जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। इसीलिए हमने एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो निकाली है, कौन से सेक्टर्स को सही में नुकसान पहुंचने वाला है और कौन से सेक्टर्स को फायदा होने वाला है, कौन से सेक्टर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप इन्वेस्टेड हैं या आप काम करते हैं ऐसे सेक्टर्स में। आपको मैं यहां पर इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक ओवरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, इंडिया पर सबसे ज्यादा लगाए हैं? नहीं। क्या सबसे कम भी लगे हैं इंडिया पर? नहीं, सबसे कम भी नहीं लगे हैं, बट सबसे ज्यादा नहीं लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं। कुछ सेक्टर्स अगर आप देखोगे वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, यस। कुछ बहुत ही कम, कुछ एक्सपोजर ही नहीं है कुछ का, ठीक है। और कुछ का इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, इसलिए वो पिटते जा रहे हैं लगातार कुछ दिनों से। तो यहां पर शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले, जो एलिफेंट इन द रूम है, इंडिया। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को? वो एक्सपोर्ट करता है आईटी, आईटी सर्विसेज। आईटी पर क्या कोई टैक्स लगा है? सर्विसेज पर कोई टैक्स लगा है? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर यूएस की कंपनीज, वहां पर अगर स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, तो नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू करेंगी, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगी, स्पेंडिंग्स को कट करेंगी, जिसकी वजह से आईटी सर्विसेज के रेवेन्यू को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन डायरेक्टली कोई आईटी सर्विस पे टैक्स नहीं लगा है। बट आप देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पे पिटने वाला जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। तो जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड जो बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते हैं, बहुत डरते हैं, वो उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज अगले 1 सालों में, अगर आईटी ऐसे ही नीचे जाता रहा तो। इसके अलावा मैं बात करूंगा और कौन से सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। फार्मा, आईटी के बाद आता है फार्मा। हमारा करीब आई थिंक $9.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है जेमसन ज्वेलरी का। $9 बिलियन के अराउंड ही हम टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करते हैं, और 9 बिलियन के अराउंड ही हम लोग फार्मास्यूटिकल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। $8.73 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, किसको? फार्मा इंडस्ट्री का, यूएस को। तो यहाँ पे कोई टैक्स लगाया नहीं गया है फार्मा पर, ठीक है। तो फार्मा एक दिन काफी ऊपर भी था, फिर नीचे भी गया, वॉलेटिलिटी रही। लेकिन मैं बता दूं कि यूएस के लिए बहुत क्रिटिकल है इंडिया का फार्मा सेक्टर। एंड 47% जो जेनेरिक मेडिसिन है वो इंडिया से ही आती हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग कंज्यूम करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो $9 बिलियन है उस पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है? नहीं। उसके अलावा $250 बिलियन का हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है इस टाइम पे, मार्केट कैप जिसका $250 है, उस पर क्या कोई डायरेक्ट इंपैक्ट है? नहीं, इनडायरेक्ट इंपैक्ट है। इसके अलावा टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल पर पहले हमारा टैक्स हुआ कर, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी 6 से 9% की। अब नया जो रूल आया है इसके बाद ये होगा 32 से 35% का। बट आप ये देखो कि जो हमारे कंपटीटर्स कौन है जो यूएस में टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं दूसरी, इन पर इतना ज्यादा टैक्सेशन लगा है कि इंडिया के पास एक्चुअली ये एडवांटेज है। कॉस्ट बेसिस पे हम इन्हें ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अच्छी स्ट्रैटेजी लगा करके हम इनके मार्केट शेयर को काफी हद तक कैप्चर कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश या वियतनाम जैसी कंट्रीज, जहां पे बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगा है इंडिया के कंपैरिजन में। बात करूं जेम्स एंड ज्वेलरी की, इंडिया से डायमंड एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे होते हैं, राइट। गुजरात तो हब है हमारा डायमंड एक्सपोर्ट्स का। ज्वेलरी का बिजनेस काफी बढ़िया है। तो करीब $9 बिलियन का हम लोग ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले 5.5 से 13.5% का वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, और अब लगेगा 31.5% से 39.5% का। तो टैरिफ इंक्रीज किए गए हैं। कॉस्ट एक काफी बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज कनाडा और मेक्सिको के पास होगा, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसके थ्रू अगर ज्वेलरी और जेम्स जाते हैं यूएस में, तो यहाँ पे टैक्सेशन कम होने वाला है। वैसे ही हमने देखा कि ये कोई ऐसा एडवांटेज टेक्सटाइल में आपको नहीं देखने को मिलेगा कनाडा या मेक्सिको को। आपको टेलीकॉम में अगर आप बात करो, इंडिया टेलीकॉम भी एक्सपोर्ट करता है, करीब $6 बिलियन का टेलीकॉम एक्सपोर्ट भी है। तो टेलीकॉम सेक्टर में पहले 0 टैक्स था, अब 26% का टैक्स होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
चैलेंज रहने वाला है हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स है, राइट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट्स। क्या हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं? ये $5.5 बिलियन का एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट्स भी होता है। पहले 4 से 5% का जहाँ पे कॉस्ट था, अब ये 30 से 31% हो गया है। तो यहाँ पे भी एडवांटेज मुझे लगता है मेक्सिको वगैरह के पास अच्छा खासा रहेगा। इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड है। ऑटो पार्ट्स एक इंडस्ट्री है, $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ऑटो पार्ट्स का। तो ऑटोमोबाइल तो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है यूएस को ज्यादा, आप भूल जाओ। हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा नीचे जा रहा है, उसके कोई और रीजन है, लेकिन डायरेक्टली टैरिफ से क्या नुकसान पहुंच रहा है महिंद्रा को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ऑटो पार्ट्स को जरूर पहुंच रहा है। ऑटो पार्ट्स पे पहले 2.5% का टैक्स, अब 27.5% तक का हमारा कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। 25% टैरिफ लगने वाला है हमारे ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स पे। तो इंडिया से जितने भी ऑटो पार्ट्स बन के यूएस जा रहे हैं वो महंगे होने वाले हैं। ऑयल एंड गैस $5.8 बिलियन, यस। तो पहले 5.2 था, अभी भी 5.2 ही ये रहने वाला है। तो ओवरऑल मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कवर कर दिए हैं आप सबके लिए जो हम यूएस भेजते हैं। और आपको सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो कहां लग रहा है? आईटी को इनडायरेक्ट फर्क पड़ रहा है, बट वी नो कि ये बाउंस बैक कर जाएगा इवेंचुअली। जब यूएस में अगर ग्रोथ आती है पॉजिटिव, 1 साल बाद भी आती है, हमारा आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया ग्रो करेगा क्योंकि वहां के ग्रोथ से वो लिंक्ड है। टेक्सटाइल की बात करूं तो बांग्लादेश वियतनाम को हम बीट कर सकते हैं, हमारे पास चांसेस हैं। इसके अलावा फार्मा में ऑलरेडी हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम कि कोई बहुत बड़े टैरिफ्स आएंगे हमारे ऊपर। तो फार्मा का ओवरव्यू बड़ा क्लियर है। टेलीकॉम, यहाँ पे टेलीकॉम को नुकसान पहुंच सकता है, एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है, और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ये सेक्टर्स हैं जिनको फायदा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, ना नुकसान हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये सोचिए, जो हमारी कंपनीज है जो हमारे रेलवे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे काम कर रही है, मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स जो सिर्फ इंडिया के लोगों को केटर करता है एंड पूरी तरीके से डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, डोमेस्टिक ही उनका पूरा रेवेन्यू है, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे टैरिफ लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्या हो रहा है। एक बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है फिर? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहने वाला है कि चाइना से जो गुड्स यूएस जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो यूएस की जगह इंडिया में आ जाए और वो चीजें इंडिया में डंप हो जाए, ओवर सप्लाई हो जाए, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो। तो यहाँ पे हमें नुकसान जो मुझे नजर आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट से कम और चाइना से ज्यादा नजर आ रहा है, इन केस अगर उन्होंने अपने गुड्स को यहाँ पे डंप कर दिया। और उसी में एक गुड्स जो है, इसे मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है स्टील। स्टील एक्सपोर्ट्स हमारे नहीं है बहुत ज्यादा, हम स्टील नहीं एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को। बट डर का माहौल इसलिए है कि एशियन कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि अब टैरिफ ज्यादा है, तो इंडिया में अपने स्टील को डंप ना कर दे। तो ये सारी चीजें भी देखिए बहुत घुमा फिरा करके आपको सोचनी पड़ती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उस इंसान के लिए जिसके अंदर थोड़ा सा करेज है और जिसके पास कैपिटल है। और जिसके पास कैपिटल नहीं है या करेज नहीं है, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, उसे हाथ पर हाथ धर के बैठना होगा। बट आप याद करिए कोविड जैसी अपॉर्चुनिटीज को, 2007 के क्रैश को, ये उससे तो काफी बेटर टाइम है। आप कंपेयर कीजिए एक बार और तब आपको लगेगा कि उससे तो ये काफी 10 गुना ज्यादा बेटर है इस टाइम पे। तो डरने की क्या कोई बात है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, या अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस हफ्ते के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, सपोर्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ब्रेकआउट के लिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बढ़िया प्रॉफिट्स, या मैं कहूंगा प्रॉफिट्स, सिर्फ वही इंसान कर पाएगा इस मार्केट में जिसका रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जो रिस्क मैनेज करना चाहता है पैसे वही कमा पाएगा। बाकी लोग हो सकता है अनरियलाइज प्रॉफिट्स देख पाए, लेकिन ना उन्हें ये पता होगा कि बुक कहाँ करना है, ना उन्हें ये पता होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर डिफरेंशिएटर रहेगा कि पैसे आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, ये डिसाइड करेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। फ्री में अगर आप सीखना चाहते हो तो YouTube की पूरी प्लेलिस्ट है, आप अभी जाओ, टाइम स्पेंड करो वीकेंड पे और पूरी रिस्क मैनेजमेंट सीखो। हेजिंग के थ्रू बहुत कम कैपिटल से आप अच्छे से काम कर सकते हो डेरिवेटिव्स का यूज करके ऐसे मार्केट में। वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगी, विक्स भी हाई रहेगा, तो इतना भी इजी नहीं है इस टाइम पे काम करना। इसके अलावा जो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो मदद ले सकते हैं, जैसे स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं इस चीज में। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लेवल्स की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे एस&पी, जो यूएस के हमारे इंडिसेस है, एस&पी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं डाउ जोन्स की या नैस्डैक की, ये सारे 5 से 6% नीचे हैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाते वक्त। एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये चल रहा है करीब 4% नीचे, 3.8% नीचे, ऑलमोस्ट 4% है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, ये कोई सरप्राइज नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स
करेज चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट करने वाले के पास करेज और कैपिटल होना चाहिए, जैसा हमने बोला, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। ऐसे सेक्टर्स जो फालतू में कंपनीज 10-20% गिर गई हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके रेवेन्यू पे, और बढ़िया वो रेवेन्यू करने वाली है, लेकिन आप पहले से 20% सस्ती मिल रही है, ऐसी कंपनीज भी है। तो ये आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ कर पाते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पाते तो ऑफ कोर्स आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, जो आप यूज कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा, मैं इंसिस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, क्या स्पेसिफिकली कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी यहाँ पे हमें पता है कि 3 से 4% नीचे गैप डाउन खुल सकता है, बट यहाँ पे 2 लेवल्स का आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ। 22,500 सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है, ये सबसे पहला सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के लिए। एंड निफ्टी अगर इसके नीचे खुलता है या इसके नीचे जाता है यहाँ से, तो 21,900 पे सपोर्ट रहने वाला है अगला। अगर 22,000 टूटता है तो 21,900 तक का तो विक बनना ही बनना है, आप मान के चलो। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 21,900 तक का। और अगर आप यहाँ से पुल बैक के लिए पोजीशन लेते हो, आप कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी लेते हो, तो आपके सपोर्ट लेवल्स यही है, आपका स्टॉप लॉस यहीं पर बनता है। तो जो भी लोग नेकेड फ्यूचर्स एंड नेकेड ऑप्शंस में लॉन्ग लेते हैं, ध्यान रखना 21,900 आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है, और उसके बाद 22,500 आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, अगर पुल बैक्स आते हैं, लेट्स से पॉलिटिशियंस देखिए तुरंत पलट जाते हैं, आपको मान के चलना है, आप परमानेंट इसे मत मान के चलो कि सिचुएशन परमानेंट है। और जैसा हमने आपको बताया भी था, आप कोविड या दूसरे क्रैशेस से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिशियंस तुरंत पलट सकते हैं और पुल बैक्स तुरंत आ सकते हैं। तो 23,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है पुल बैक्स के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, एंड इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो काफी बुलिश व्यू भी बनता है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के ट्रेडर्स को आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप दिमाग में रख के ही ट्रेड्स लो। इसके अलावा मैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप कितना ही ध्यान में रखो ये लेवल्स को, जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल आप लॉजिकली नहीं काम कर पा रहे हो उसमें, रिस्क मैनेजमेंट में, तब तक आप बड़ी मुश्किल से ही पैसे घर लेके जा पाओगे प्रॉफिट बुक करके। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स क्योंकि मैटर नहीं करते। वैसे ही मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि 2 लेवल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो लेवल है वो है नीचे की तरफ 51,000 का, और जो दूसरा लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो है 52,000 का ऊपर का लेवल है। एंड ये दोनों लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं बैंक निफ्टी में, तब तक कोई वन साइडेड बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है। कई दिन हो गए हैं बैंक निफ्टी लगातार लोगों को यहीं पे ट्रैप कर रहा है, लोग ट्रैप हुए जा रहे हैं, ऑप्शंस थीटा डिके में देते जा रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 लेवल्स ऐसे हैं, इसके अंदर सिर्फ ट्रैप हो गए आप, और जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी इससे बाहर नहीं निकलती तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग पोजिशन बनाते हो ऑप्शंस में। तो इन दोनों लेवल्स का आपको जरूर ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, जैसे कि स्टॉक बॉक्स को मैं डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूंगा, जैसे हमने एसआईपी लोगों को रेकमेंड किया है आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली। तो ऑलरेडी हम रेकमेंड कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन आप इस तरीके से एसआईपीज भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आईटी बीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे बहुत सारे बीज होते हैं अलग सेक्टर के, वहां पे जो आपको बहुत सस्ते दाम पे अगर मिले तो आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हो सकता है अगले महीने और नीचे जाए, हम और ऐड करेंगे। कैपिटल को हम एक बार में पूरा नहीं लगाएंगे, हम कैपिटल एलोकेशन बड़े स्मार्टली करेंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम गलत हो सकते हैं, तो गलत होने पर भी हम उसका फायदा उठा पाए, इसीलिए हम कैपिटल एलोकेशन करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज का। एंड आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे जो टैरिफ से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट को इंक्लूड करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका जवाब आपको देंगे अगले वीडियो में कल ही। तो आपके पास 1-2 दिन का समय है, जो भी सवाल है आपके टैरिफ्स या मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप सारे ड्रॉप कीजिए कॉमेंट सेक्शन में, सबके जवाब आपको दिए जाएंगे इस वीडियो के ही थ्रू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो स्टॉक बॉक्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके फीड में आना शुरू हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।